नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत की। कोरोना हुआ है उन्हें, एहतियात के तौर पर उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत कुछ ही देर बाद एम्स पहुंचने वाले हैं। दरअसल हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स लाया जा रहा है। हरीश रावत समेत उनके परिवार के 4 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए इसकी खुद ही जानकारी दी थी, लेकिन एहतियात के तौर पर अब उन्हें दिल्ली एम्स लाया जा रहा है। थोड़ी देर में वो दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम जल्द ठीक हो, इसके लिए राज्य मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार में हवन यज्ञ करवाया। रेखा आर्य ने भैरव घाट पर जूना अखाड़े के संतों के साथ हवन और यज्ञ किया। आप देखिए रेखा आर्य जो कि पूरी तरीके से भगवा वेशभूषा में है और उन्होंने मुख्यमंत्री की शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हवन और यज्ञ किया। देश उनके लिए चिंतित है और उसी परिप्रेक्ष्य में जो मैं उनकी छोटी बहन होने के नाते और उनकी सरकार में उनकी मंत्री होने के सहयोगी होने के नाते मुझे भी उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता थी और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी जो कोविड को लेकर जो उनकी रिपोर्ट आई है, कोरोना रिपोर्ट आई है, वो जल्दी से निष्प्रभावी हो। और डोईवाला में होली मिलन समारोह के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द छलक गया। त्रिवेंद्र रावत ने मंच से कह दिया कि कुछ लोगों को उनका काम करना रास नहीं आया। मैंने जो भी योजनाएं राज्य में लागू की हैं, राज्य के हित के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, युवाओं की मजबूती के लिए हम तमाम योजनाएं लाए हैं। और हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को कुछ कष्ट हुआ होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपका हूं, आपके बीच में रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ आगे भी काम करूंगा। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि इस राजनीति के काली सुरंग में से कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि त्रिवेंद्र ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया है कि मेरी माँ बहनों को, मेरे भाइयों को कहीं पर आंख से आंख मिलाकर देखने में कोई दिक्कत हो। तो सुना आपने, पूर्व सीएम कह रहे हैं कि मैंने जो किया महिलाओं, बच्चों, भाइयों के लिए किया, लेकिन किसी को खराब लगा हो तो मैं नहीं जानता। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, विपक्ष को तो सरकार के काम कभी अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इशारा अपनों की तरफ भी कर सकते हैं। तो ये अपने कौन है? वो कह रहे हैं कि किसी को अच्छा न लगा हो तो मुझे नहीं पता। अभी देखिए, ये विपक्ष की तरफ इशारा नहीं है, ये अपनों की तरफ ही इशारा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बात कही है कि मैंने जो योजनाएं युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई थी, राज्य के कल्याण के लिए चलाई थी, राज्य में इसके हित के लिए चलाई थी, तो हो सकता है कि उनको ये काम मेरा पसंद ना आया हो। यानी जो लोग उनको सत्ता से बेदखल करने में थे या सत्ता से बेदखल करवाना चाहते थे। एक बड़ा जो विद्रोह त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था, तो ये शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्हीं की तरफ इशारा कर गए हैं जो हर रोज दिल्ली उनकी शिकायत करने जा रहे थे। लेकिन समस्या ये है अवधेश की जब सत्ता से बेदखली होती है तो वो मर्म, जो दिल का दर्द है, वो होठों पर आ जाता है। और क्योंकि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये बहुत भली भांति ज्ञान था कि लोग उनके खिलाफ लगे हुए हैं, फिर भी उन्होंने कोई राजनीतिक प्रबंधन नहीं किया, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं हो सकता। और फिर सेंट्रल लीडर किस तरह से कह रही है, और आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी कई बार आपने वक्तव्य देखे होंगे, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। तो त्रिवेंद्र का दुख आपने देखा। एक दिन जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने उस दिन भी कहा था कि मुझे हटाने का कारण दिल्ली और जाकर पूछिए। मीडिया से सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही थी। अब यहाँ का कोई मीडिया दिल्ली तो पूछने जा नहीं सकता, लेकिन उनका दर्द है वो बार-बार बिल्कुल और बार-बार छलक रहा है। और सवाल ये भी उठ गए हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे सीएम इतने खफा हैं कि सार्वजनिक तौर से बयान दे रहे हैं। शुक्रिया अजीत जी आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने 15 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। 15 अप्रैल से ही अगला शैक्षणिक सत्र चालू होना चाहिए, इसका अधिकारियों को हमने निर्देशित भी किया है। और साथ में यह भी कहा है कि कोविड-19 की समस्या को जो गाइडलाइन है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे ही हमको भारत सरकार से कोई भी अगर जो नेगेटिव रिपोर्ट मिलती है तो बच्चों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की फीस को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया था।
वहीं प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार ने कक्षा 6 से 8, 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेने का आदेश जारी कर दिया। 4 फरवरी 2021 को, जिसमें 6th क्लास से लेकर 9th और 11th क्लास भी खोल दी गई थी। जो ये मामला था वो उनकी फ़ीस के विषय में था कि चूंकि अब स्कूल फिजिकली खुल चुके हैं तो उनकी फ़ीस का स्टेटस क्या होगा। गवर्नमेंट ने 22 मार्च 2021 को एक आदेश करके कहा है कि जो भी स्कूल सब फिजिकली खुल चुके हैं उसमें चाहे 6 से लेकर के 11 तक वहाँ पर शिक्षण के मामले में पूरी फीस ली जाएगी। एक तरफ कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, इन सब के बीच उत्तराखंड सरकार ने खेल महाकुंभ का आयोजन कर दिया है। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया, जिसमें 13 जिलों के प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। तो देहरादून की तस्वीरें। सभी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रतियोगिता में पास करके क्वालिफाइड करके बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनको उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, इनको शुभकामना देता हूँ और बच्चे इस आयोजन में सफल हों और आगे बढ़ें। इनको बहुत बहुत शुभकामना। कई राज्यों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे उत्तराखंड की भी चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मुख्य सचिव ने टेस्टिंग बढ़ाने, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। साथ ही कोविड के निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। भारत सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल जो है वो जारी किया है, उसके आधार पर हमने भी जारी कर दिया है, जो 30/4/2021 तक प्रभावी रहेगा और इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे जहाँ भी ये केसेज मिलते हैं और टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ों पे जोर रहेगा। सल्ट उपचुनाव के लिए भाजपा की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, मगर सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। महेश जीना अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जौरासी गांव में जाकर चुनाव प्रचार किया। तो देखिए, भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रचार शुरू हो चुका है। सल्ट उपचुनाव के लिए भाजपा की तरफ से नाम का ऐलान नहीं हुआ, मगर सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना प्रचार में कूद गए। निर्वाचन आयोग ने सल्ट उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, मगर कोरोना को देखते हुए मतदान के दिन सावधानी बरती जाएगी। मतदाता ग्लव्स पहनकर वोटिंग करेंगे। सल्ट विधानसभा चुनाव में होने जा रहे उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। कोरोना के खौफ के बीच देवभूमि में पहली बार चुनाव हो रहा है, इसलिए निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब आपको बताते हैं कि मतदान के दिन मतदाताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। मतदाता हाथों में दस्ताने पहनकर वोट डालेंगे। ग्लव्स की व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाएगी। मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना जरूरी है। हर जो वोटर है उनको फेस मास्क के साथ ही वोट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है। और उसके बाद जो हमारा थर्मल स्कैनिंग, टेम्परेचर देखने के लिए जो मेजर काम हो रहे हैं, जहाँ पे FLC और बाकी चीज़ हो रहे हैं, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सैनिटाइज़र हम हर पोलिंग पार्टी को दे रहे हैं। हर इलेक्टर जब अपना वोट कास्ट करेंगे वहाँ पे भी उनके लिए सैनिटाइज़र का उपलब्धता होगा। उसके बाद सोप और पानी जो हाथ धोने के लिए, उसका भी उपलब्धता करवा रहे हैं। इस बार वोटिंग 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलेगी, जबकि बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या 136 थी, जिसे बढ़ाकर 151 किया गया है। जिन बूथों पर 1000 से अधिक मतदाता हैं, उन्हें 2 बूथों में बदला गया है। सल्ट विधानसभा में 1000 मतदाता वाले 15 बूथ हैं। घंटे का एडिशनल टाइम भी मिल चुका है, तो इसीलिए इस बार इलेक्शन 7 बजे से शुरू हो जाएगा, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रख जाए और लोग अलग अलग समय पे आ जाए, ताकि एक से दूसरे को कोई संपर्क जिससे कम से कम हो सकता है। वोटिंग का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे के स्थान पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की जाएगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।
1 अप्रैल से हरिद्वार में कुंभ का विधिवत आगाज होने जा रहा है। हफ्ते भर से भी कम समय बचा है, मगर तैयारियां अधूरी हैं। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद अब मुख्य सचिव खुद कुंभ में निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले हैं। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत में हफ्ते भर से भी कम समय रह गया है, मगर धर्म नगरी में कुंभ की तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हो सकी। एबीपी गंगा एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। और मेला प्रशासन की क्या तैयारी है, इस पर ग्राउंड जीरो की एबीपी गंगा की टीम पहुंची है। इस वक्त मैं बैरागी कैंप में मौजूद हूं। यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये बैरागी कैंप का पूरा एरिया है। यहाँ पर जो बैरागी अखाड़े हैं उनके लिए जमीनों का अलॉटमेंट किया गया है, और साथ ही जो उनके 960 अखाल से यहाँ आएंगे उनके लिए यहाँ पर टेंट और दो तमाम तरह की छावनियाँ लगाई जाती हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ अभी किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। जो कर्मचारी हैं, जो लेबर है, वो अभी भी यहाँ पर पाइपलाइन डाल रही है, नल की व्यवस्था कर रही है। 1 अप्रैल से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक हरिद्वार में कुंभ के काम पूरे नहीं हुए हैं। वैरागी संत मेला प्रशासन के रवैये से नाराज है। वैरागी कैंप क्षेत्र में अखाड़ों और खालसों के लिए जमीन तो अलॉट कर दी गई, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मेला प्रशासन को कई बार इसके लिए आगाह किया गया था। हरवीर सिंह मेरी बात सुनते हैं फिर अटका देते। उन्होंने कहा था कि महाराज हम तो 10 दिन में कुंभ करा देंगे। कई बार मीडिया के सामने भी उन्होंने बोला है कि हम 10 दिन में कुंभ करा देंगे। दीपक रावत ने भी ऐसा बोला। अब समय आ गया है 10 दिन में कुंभ कराने का। आज आप जाकर के देखिए कितने खालसे लगे हुए हैं जिनको ना अभी पानी मुहैया हो पाया है, न शौचालय मुहैया है। बीच टापू वीरान में पड़े हुए हैं। मेला प्रशासन लगातार दावा करता आ रहा है कि कुंभ में तैयारियां पूरी हैं, मगर ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारियों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। भले ही मेला प्रशासन ये दावा करे कि उनकी तरफ से सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन धरातल पर अभी बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। अस्थायी तौर के शौचालय हैं, उनका भी निर्माण होना है। टेम्पररी तौर पर शौचालय को लाकर यहाँ रख दिया गया है। अभी तमाम तरह से उनको व्यवस्थित करना है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से जो सिर्फ टेंट सेट है उनको लगाया गया है। टेंट के तौर पर अभी किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। कुंभ के अधूरे कामों को लेकर हाईकोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कुंभ में कोविड के नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मेन कॉज ऑफ कंसर्न है वो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम नहीं हुआ है। वहाँ पर इन लोगों ने फंड्स रिलीज़ नहीं करे हैं मेलाधिकारी ने, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि वहाँ पर फंड रिलीज़ किया जाए। वहाँ पे जो भी काम शॉर्टकमिंग्स है, जैसे तपोवन घाट में गऊ घाट और साई घाट की स्थिति बहुत ही बुरी है, वहाँ पर काम नहीं हुआ है। वहाँ के टेंडर हुए हैं और मेलाधिकारी के एफिडेविट में कहा है कि 100% काम हो गया है, जो कि बिल्कुल ही निरर्थक था। मैंने फोटोग्राफ्स लगाए हैं गऊ घाट के। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब मुख्य सचिव खुद भी कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने आ रहे हैं। मुख्य सचिव 3 दिन तक कुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। ऋषिकेश, मुनि की रेती और अन्य जगहों पर है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सबसे पहले उनका निरीक्षण करना है और निर्देश देने, और चारों जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मीटिंग करनी है। तो 3 दिन का मेरा कार्यक्रम है, 26, 27, 28। तो तीनों दिनों में सारी व्यवस्थाएं मैं देखूंगा। अब बड़ा सवाल ये है कि कुंभ के काम अभी तक पूरे क्यों नहीं हो सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के बहाने मेला प्रशासन अपनी अधूरी तैयारियों को छिपाना चाहता है। 1 अप्रैल से कुंभ का विधिवत आगाज होगा और इतने कम समय में तैयारियां पूरी होना नामुमकिन लग रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतूरा के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत कुंभ कामों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेला भवन में सभी अधिकारियों के साथ कुंभ के कामों को लेकर मंथन किया। बंशीधर भगत ने शहर में खुदी सड़कों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए जो पैसा आया है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। बंशीधर भगत ने कहा कि कुंभ की शुरुआत के लिए मात्र 5 दिन बचे हैं, उससे पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। बीमारी बहुत बढ़ रही है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मेले में आएं और मेले का लुत्फ उठाएं। मेला भव्य दिव्य हो, लेकिन व्यवस्थित भी हो, कोरोना से
संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन करें। सबसे बड़ा है 72 घंटे पहले का टेस्ट हो, तो वो टेस्ट वहाँ पर नहीं होना, वो तो करा के लाएंगे। बाकी थोड़ा वहाँ पर बस थर्मामीटर लगाना है, उसका बुखार देखना है, वो देख लेंगे। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कोरोना ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना अपडेट की। आज कोरोना के 192 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में एक और मौत हुई है और एक्टिव केसेस की संख्या 1150 पहुंच गई है। तो एक बार फिर से जो डाउनफॉल था वो बढ़ने लगा है। अल्मोड़ा को गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल किए जाने का विरोध जारी है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता 11 दिन से गांधी पार्क में धरने पर हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार के फैसले का विरोध किया। रुद्रपुर में पुलिस वालों के डांस का एक वीडियो सामने आया है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर एक शादी समारोह के दौरान डांस करते नजर आए। पुलिस कप्तान ने मंच पर जमकर ठुमके लगाए। तस्वीरें देखिए, रुद्रपुर की तस्वीरें हैं जहां पर एसएसपी साहब पहुंचे थे और जमकर डांस किया। टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर फलीता लगता नजर आ रहा है। कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी की तरफ से रिंग रोड के लिए शासन को 3 बार प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन शासन स्तर से स्वीकृति नहीं मिलने के चलते कार्य शुरू नहीं हो पाया। इससे मेगा प्रोजेक्ट का काम लटका हुआ है। पौड़ी में सड़कों में करप्शन की बू आ रही है। एक सड़क पर 15 दिन पहले ही डामर बिछा था, मगर अभी से सड़क टूटने लगी। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर मामले को सीएम के संज्ञान में लाने की कोशिश की, जिसके बाद डीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। आप देखिए, 15 दिन पहले डामरीकरण हुआ था, लेकिन इतना अद्भुत काम ठेकेदार ने कर दिया कि 15 दिन में ही रोड उखड़ने लगी। आप देखिए क्या हालत है और इससे समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार में पूरा सिस्टम कैसे डूबा हुआ है। बिल्कुल तिरपाल की तरह ये उखड़ रही है। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बस।